नमस्कार दोस्तों। आज हम रीट के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे जो रीट का पहला टॉपिक है एसएसटी का, उस पे हम चर्चा करेंगे और एकदम शानदार तरीके से इसको समझेंगे कि ये कैसे टॉपिक रीट में इसके कितने नंबर बन सकते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे पहले हम देखते हैं जो टॉपिक है उसका नाम है भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं समाज। तो इसमें तीन चीज़ें हमको पढ़नी पड़ेगी। इस टॉपिक में हमको क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, जैन एवं बौद्ध धर्म और महाजनपद काल। तो सिंधु घाटी सभ्यता में तो हमको जैसे भारत की सिंधु घाटी सभ्यता और विश्व लेवल पर उसको एक हम जो काल का विभाजन कर रखा है उसके हिसाब से पढ़ेंगे। उसके बाद हमको वैदिक जो वेद थे, हमारे 4 वेद थे, आपको सबको पता ही होगा। 4 वेद थे हमारे, 4 वेद थे, 4 वेद थे। और उसके बाद में जो वैदिक संस्कृति है, उसके बाद में पुराण हो गए, वो हो गए, ठीक है। उसके बाद में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में जो अति महत्वपूर्ण काल आता है मगध का काल आता है, जो मगध जो कि महाजन काल में सबसे शक्तिशाली जो नगर था वो मगध था। मगध की पाटलिपुत्र की राजधानी जो इसका भाग है। तो इसके बाद में हम चर्चा करेंगे भी सबसे पहले हम क्या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा करें। उसके बाद हम वैदिक काल, जैन, बौद्ध धर्म, महाजनपद काल और इस पे आगे से आगे चर्चा करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम इतिहास का टॉपिक ले रहे हैं और हम सबसे पहले जानेंगे कि इतिहास कैसे कहते किसको है। इति प्लस हास। इति का मतलब होता है ऐसा, ऐसा ही हुआ था। इतिहास का मतलब होता, इसका अर्थ है ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही हुआ था। इतिहास का अर्थ होता है ऐसा ही हुआ था। तो हम सबसे पहले हम जान लेते हैं, आपको करना कुछ सबसे पहले ध्यान लगा कि आपको सबसे पहले इतिहास के टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम आप धीरे धीरे इस पर आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, अतीत की घटनाओं के क्रम में जानकारी को ही इतिहास कहते हैं। प्रोफेसर घाटे ने इसकी परिभाषा दी है, इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा होता है। तो परिभाषा आपको एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इतिहास का शब्द का अर्थ जानना है। तो इतिहास शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस हास। इति प्लस हास। तो इति का अर्थ होता है पहले और हास का मतलब घटित होना। तो मतलब ऐसा ही घटित हुआ था या ऐसा ही हुआ था, तो इसका अर्थ होता है वो मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में हेरोडोटस को इतिहास का जनक या इतिहास का पितामह कहा जाता है, जो कि यूनान के निवासी थे। ये जो बात है ये 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की बात मानी जाती है। हेरोडोटस भारत में 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में आया था, जिसने हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसमें भारत व फारस ईरान के बीच होने वाले व्यापार के बारे में वर्णन मिलता है। ध्यान रहे, भारत में इतिहास लेखन की परंपरा को जन्म देने वाला व्यक्ति विलियम जोन्स था। विलियम जोन्स एक अंग्रेज अधिकारी था जिसने भारत में इतिहास लेखन की परंपरा को जन्म दिया। अब इतिहास में जो काल विभाजन है उसके बारे में देखते हैं। इतिहास को वैसे देखें तो मुख्य रूप से तीन कालों में बांटा गया है। इतिहास का विभाजन जो किया गया है, सबसे पहले प्राकृतिक इतिहास काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रो हिस्टोरिक पीरियड और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। उसके बाद में हिस्टोरिक पीरियड, मतलब तीनों में इसको क्या विभाजित किया हुआ है। उसके बाद में सबसे पहले हमको जो बात करनी है, जो सबसे पहले हम बात करेंगे वो प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रागैतिहासिक काल में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में। तो मानव की उत्पत्ति से पूर्व जो काल था, जो 3000 ईस्वी पूर्व तक का माना जाता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जिस काल को जानने के लिए लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है उसे प्रागैतिहासिक काल का प्रागैतिक उसको कहा जाता है जिससे उसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो। जैसे जो हड़प्पा सभ्यता काल है उसमें लिखित जो हमको जो आलेख है, जो साक्ष्य हमको मिलते हैं, पर ना प्रागैतिहासिक काल में हमको ये ऐसे कुछ नहीं मिलता, क्योंकि
वहाँ जो कोई मिलता है ना तो वो ऐसे ही कुछ सिक्के वगैरह कुछ मिले हैं, फिर ना पर ना ऐसी कोई लिखित चीज़ कुछ नहीं मिलती है। हड़प्पा सभ्यता में आपको लिखित चीज़ मिलेगी, इसीलिए उसको जो हिस्टोरी प्रोटो हिस्टोरिक काल में माना जाता है। भले ही उसकी लिपि नहीं पढ़ी गई हो, भी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, लिपि पढ़ी नहीं गई है, फिर भी लिपि है तो सही ना, पढ़ी नहीं गई वो एक अलग बात हो गई। तो लिपि है ना तो उसको हम ऐसे समझेंगे। प्रागैतिहासिक काल को हम पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस काल में सबसे पहले पत्थर के औजार व उपकरण मिलते हैं। मानव ने सबसे पहले पत्थर पाषाण को उठाया और उसके औजार के रूप में प्रयोग किया। इसी कारण इस काल को पाषाण युग कहा जाता है, जिसकी शुरुआत लगभग 2.5 मिलियन वर्ष पूर्व 1770 मानव से होती है। मतलब ईस्वी पूर्व मतलब लगभग ढाई ढाई लाख जो होते हैं ना, वैसे 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, तो 25 लाख वर्ष पूर्व ये काल माना जाता है। पाषाण काल में मिला पहला हथियार हैंड एक्स, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम के अकॉर्डिंग हैंड एक्स आपको पूछ सकते हैं। सबसे पहले जो कुल्हाड़ी मिलती है उसका नाम क्या है या क्या चीज़ मिली थी, उसके बारे में चर्चा कर, मतलब इसमें क्वेश्चन सीधा बन सकता है। प्राचीन काल में लोग पत्थर के औजार को आकार देने के लिए पत्थर का प्रयोग करते थे। इतिहास के संदर्भ में सही कालक्रम पैलियोलिथिक, माइक्रोलिथिक, नियोलिथिक, मेगालिथिक पाषाण युग को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। पूरा पाषाण, पैलियोलिथिक एज। पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित करते हैं। प्रागैतिक काल में पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले हम जिसको पढ़ेंगे वो पूरा पाषाण काल है। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल को सबसे पहले पढ़ेंगे। पूरा पाषाण काल युग में आदि मानव के मनोरंजन का साधन शिकार था। मानव इतिहास में पूरा पाषाण का काल सबसे लंबी अवधि का काल। इस युग में मानव ने अनगढ़े तीखे पत्थरों का प्रयोग किया। मतलब इस काल में क्या है, पत्थरों का प्रयोग होने लगा था और तीखे तीखे नुकीले तीरों का, ऐसे पत्थरों की मतलब औजारों का प्रयोग होने लगा था। आग का आविष्कार पत्थरों से हो गया था। तो इसका सबसे पहले प्राचीनतम अवशेष आग का जो मिलता है हमको आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में मिलता है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में हमको सबसे पहले आग का साक्ष्य मिलता है। भारत में इस काल में सबसे पहली खोज 1863 में रॉबर्ट बुशफूट ने मद्रास चेन्नई के निकट पल्लवरम नामक स्थान पर किए, जहाँ से हस्त कुठार जैसे उपकरण मिले। भारत में जो सबसे पहले पूरा पाषाण के जो साक्ष्य मिले वो सबसे पहले हमको कहाँ मिले, मद्रास में, चेन्नई जो है वहाँ पर पल्लवरम नामक एक स्थान है, पल्लवरम, वहाँ पे हस्तकुठार नाम के जो औजार हमको मिले हैं। इसके साथ राजस्थान में इस काल से संबंधित मंडपिया जो कि चित्तौड़ में स्थित है, मंडपिया हो गया। उसके बाद डीडवान है जो कि नागौर में, बिगो जो भीलवाड़ा में, तो यह पूरा पाषाण के यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। ध्यान रहे इस काल के उपकरण सर्वप्रथम मद्रास में मिले। इसी कारण संस्कृति मद्रास उद्योग ये उपकरण अफ्रीका यूरोप के उपकरणों से मिलते जुलते हुए, कारण इसे एशुलियन संस्कृति और चीन, जावा, सुमात्रा, म्यांमार के उपकरणों से मिलते जुलते होने का इसे सोहन संस्कृति, सोहन नदी घाटी पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में है घाटी, जो भी कहा जाता है। पूरा पाषाण के युग के पुरातात्विक स्थल भीमबेटका रॉक शेल्टर मध्य प्रदेश राज्य में विंध्य रेंज की तलहटी में स्थित है। पूरा पाषाण काल युग के पुरातात्विक स्थल भीमबेटका रॉक शेल्टर, जो रॉक शेल्टर है वो विंध्य जो रेंज है जो मध्य प्रदेश में है वहाँ पर स्थित है, जहाँ की भीमबेटका गुफाएं पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों या भित्ति चित्र का बेहतरीन उदाहरण है। तो आज हमने बहुत अच्छी तरीके से हमने पूरा पाषाण काल के बारे में हमने पढ़ा है। सबसे पहले मध्य प्रदेश में अवशेष मिले, उसके बाद में जो इनका नाम क्या है, उसके बाद में राजस्थान में कहाँ कहाँ है। राजस्थान में हमको सबसे पहले डीडवाना में मिले, मंडपिया में मिले, बिगोद में मिले। तो ये क्या जगह के नाम है, तो इसको आपको ऐसे 2-3 बार बोलोगे तो ऐसा आपको याद हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करते हम धीरे धीरे क्या अलग अलग टॉपिक में हम इसी का दूसरा चैप्टर हम अगले वीडियो में देखेंगे। ये तो हमारा पहला वीडियो है, पार्ट 1 है, उसका हम इसका सेकंड पार्ट आएगा तो उसमें हम विस्तार से और चर्चा करेंगे। तो इसके साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।